मेरा नाम आरती है। जब मैं सिर्फ 19 बरस की थी तो लगा जैसे आसमान से खुशियों की बरसात हो रही हो। एक मासूम और जज्बाती दिल को लगा कि मुझ पर सच में भगवान की कृपा हो गई है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला और शायद सबसे बड़ी गलती एक ही लम्हे में, एक ही सांस में कर डाली। कॉलेज के कैंपस में लेक्चर हॉल की सीढ़ियों पर मेरी नजरें अपने क्लासमेट विक्रम पर टिक गईं। वह मेरे लिए सिर्फ एक लड्डेच नहीं था, वह मेरे लिए सब कुछ बन गया। मेरा पहला प्यार, मेरा पहला सपना, मेरे भविष्य का सुनहरा ख्याल। हमारी मोहब्बत ऐसी थी जैसे दो आजाद पंछी एक ही पिंजरे में कैद होने को राजी हो गए हों। हम दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। विक्रम एक अमीर, रूढ़िवादी और बहुत प्रभावशाली हिंदू ब्राह्मण परिवार का इकलौता चिराग था। उसके परिवार की जड़ें बहुत गहरी थीं और उनकी परंपराएं किसी लोहे की जंजीर की तरह मजबूत थीं। वह मुझसे बेपनाह मोहब्बत का दावा करता था। उसकी हर बात में सच्चाई झलकती थी, लेकिन सच यह था कि उसकी जिंदगी के सारे डोर आज भी उसकी माँ, मेरी सास बनने वाली माताजी रोहिणी देवी के हाथों में थे। रोहिणी देवी, एक ऐसा नाम जो सुनने में नर्म और सुशील लगता था, मगर शख्सियत लोहे की तरह सख्त थी। वह एक ताकतवर, कठोर और मान सम्मान वाली महिला थीं, जिनकी खानदानी और समाजी हैसियत को सब मानते थे। पति की जल्द मौत के बाद उन्होंने विक्रम को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था, और इसी प्यार ने उसे सोने के पिंजरे का कैदी बना दिया था। उनका एक ही मकसद था, वह अपने बेटे की शादी अपनी पसंद और मर्जी से ही कराएंगी। इस सिलसिले में वह न जाने आज तक कितनी ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी और मालदार लड्ढाकियों को सिर्फ इसलिए मना कर चुकी थीं कि वे उनके ऊंचे स्टैंडर्ड पर पूरी नहीं उतरी थीं। जब विक्रम ने कांपते हुए लहजे में उन्हें बताया कि उसने अपने लिए खुद लड़की पसंद कर ली है, एक ऐसी लड़की जो उनके खानदान के स्टैंडर्ड और जाति से मेल नहीं खाती, तो यह खबर उनके लिए किसी आसमानी बिजली गिरने से कम नहीं थी। उनकी बरसों की मेहनत और प्लानिंग एक पल में बिखरती नजर आई। उन्होंने फौरन अपने जज्बातों पर काबू पाया और विक्रम से कहा कि वह मुझसे हर तरह के सवाल पूछेंगी। मेरी पढ़ाई, मेरे परिवार, मेरे अतीत, मेरी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि मेरे सपनों के बारे में भी। और मैंने सोचा, ठीक है, ये तो रीति रिवाज है, हर घर में होता है। मुझे तो सिर्फ रोहिणी देवी का दिल जीतना है। मगर मेरा यह ख्याल सिर्फ एक कच्चा ख्याल था, क्योंकि मेरी सास का बहुत ही अजीब और गरीब बर्ताव तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। हमारे समाज में आम तौर पर लड्डुचकी को देखने के लिए सिर्फ लड्डुचके की माँ और एक दो करीबी औरतें ही आती हैं, जिनका मकसद सिर्फ यह देखना होता है कि लड्डुचकी सभ्य और सलीकेमंद है। मगर मेरी किस्मत में यह आसानी नहीं लिखी थी। मुझे देखने के लिए 50 से ज्यादा औरतों का एक काफिला आया। ये कोई छोटा परिवार नहीं था, बल्कि एक संयुक्त परिवार का पूरा कुबीला था। यह मंजर मेरी जिंदगी का एक सदमा बन गया। मेरी सास रोहिणी देवी की 4 बहनें थीं, उनके परिवार की सभी बेटियां और बहुएं, उनकी ननदें, उनकी सहेलियां और न जाने कौन कौन, जो सब के सब मुझे, आरती को जांचने, तौलने और परखने आए थे। एक एक औरत का चेहरा शक और सवालों से भरा हुआ था, जैसे मैं कोई पुरानी कीमती चीज हूं जिसे किसी महंगे नीलाम घर में पेश किया गया हो। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मैं इस भीड़ डीच को देखकर हैरान परेशान रह गई थी। मेरे माँ बाप का हाल भी कुछ अजीब था, मगर उन्होंने खुद को संभाला और मुझे समझाने लगे, बेटी घबराओ मत, ये सिर्फ देखने ही तो आए हैं, उठाकर थोड़ी न ले जा रहे हैं। उनके लहजे में विनम्रता थी, मगर आंखों में अमीरी की चमक थी। ये तो अमीरों के नखरे हैं और हमारे समाज की पुरानी भूली बिसरी रस्में हैं। लड्डका तुम्हारी पसंद का है और देखो कितना खूबसूरत है। अगर लड्डिच का पसंद कर लिया तो उसकी माँ और रीति रिवाजों को भी सहना पड़ेगा। ये खानदान बहुत बद्दा और दौलतमंद है। मेरे माँ बाप की खुशी असल में मेरी पसंद की जीत से ज्यादा उस अमीरी और रुतबे से थी जो उनकी बेटी को मिलने वाला था। ये सब कुछ मेरे लिए और भी ज्यादा बोझिल हो गया था। मुझे ये रस्में और ये भीड़ दस्तखत नापसंद थी, और इसीलिए मैंने कॉलेज में गंधर्व विवाह को तरजीह दी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई बार बार देखने नहीं आएगा और मैं इन पारंपरिक बंधनों से आजाद रहूंगी। मगर हाय रे किस्मत, जिस चीज से भाग रही थी वही मेरे सर पर आ पड़ी। पूरे 2 घंटे तक उन 50 लोगों ने मुझे बार बार एक एक चीज को गौर से देखा।
वह एक दूसरे से फुसफुसाते रहे, मेरी चाल, मेरी कूद काठी, मेरे रंग पर टिप्पणी करते रहे। इस अमल ने मेरे आत्मसम्मान को बुरी तरह जख्मी किया। पहला अपमान, मुझसे कमरे में चलकर दिखाने का हुक्म दिया गया ताकि वह मेरी चाल ढाल को अशराफिया के स्टैंडर्ड पर जांच सकें। दूसरा अपमान, फिर मुझे बैठकर दिखाने की मांग हुई जैसे मैं कोई लचीली गुद्धियां हूं। और सबसे बद्धा अपमान, एक मोटी ताजी और बहुत अहंकारी औरत ने तो यहां तक कह दिया, हमें यकीन नहीं आता कि यह लक्ष्मी खाना बना सकती है। हमारे सामने एक रोटी बनाकर दिखाओ, देखते हैं तुम्हें आटा गूंथना और रोटी बेलना आता है या नहीं। यह एक बाकायदा हुक्म था। मैं शायद दुनिया की पहली नई नवेली दुल्हन थी जो अपनी पसंद की शादी पर इस कदर जबरदस्त गुस्से और बेबसी की हालत में थी। मेरे दिल की गहराई से चीखें निकलने को थीं। मेरा दिल चाहा कि इन सब को बताऊं कि मैं कोई बकरी नहीं हूं जिसे कुर्बानी से पहले सबने आकर तौलना और जांच करना है। इस संयुक्त परिवार के सिस्टम और इनकी अजीब और गरीब रस्मों ने शादी से पहले ही मेरी रूह को परेशान कर दिया था। रोहिणी देवी मेरी शादी ऐसे करवा रही थीं जैसे मैं उनकी अपनी बेटी हूं और मेरी मर्जी का कोई वजूद ही न हो। उनकी हर बात में एक अनदेखी हुकूमत और मिल्कियत का एहसास था। खैर, जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेकर शादी की रस्में पूरी हुईं। 7 फेरे हुए और मैं आखिरकार विक्रम की सजी हुई सेज पर उसके कमरे में आकर बैठी। मैंने एक गहरा लंबा सांस लिया और सोचा कि अब इन तमाम अजीब और गरीब रस्मों से जान छूट जाएगी। आज हमारी सुहागरात थी और मुझे पूरा यकीन था कि रोहिणी देवी कम से कम इस कमरे में तो नहीं आएंगी। मैंने विक्रम का इंतजार शुरू कर दिया। मेरे दिल में एक मीठी सी घबराहट थी। आखिरकार मैं और मेरा प्यार अकेले होंगे। मगर मुझे लगता है कि मेरी जबान काली थी या मेरी किस्मत खराब। मेरे ख्याल के बरखिलाफ सुहागरात को रोहिणी देवी बाकायदा मेरे कमरे में आ गईं। उनके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक फतेह वाली मुस्कुराहट थी। मुझे लगा कि कोई नसीहत या लेक्चर देने आई होंगी और फिर चली जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरा बचा खुचा दिमाग भी खराब कर दिया और मेरे सभी रोमांटिक ख्यालों को तोड़ डाला। रोहिणी देवी ने एक सर्द और रौबदार लहजे में कहा, तुम इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में आकर सोना होगा। मेरे गुस्से की आग 7वें आसमान पर पहुंच गई और मैंने बेबाकी से कहा, यह किस तरह की बात है? क्या ये कोई मजाक है? उन्होंने फौरन मेरे जुमले को काट दिया और चेतावनी दी, शर्म करो बहू, एक दिन की दुल्हन इस तरह से फरफर नहीं बोलती। यह हमारी पीढ़ियों पुरानी खानदानी रस्म है जिसे हर लड़चकी को निभाना होता है। उनकी आवाज में एक ऐसा जोर था जो हर मुखालिफत को कुचल सकता था। उन्होंने इस रस्म को एक नैतिक स्टैंडर्ड बना दिया। अगर कोई लड़की यह रस्म नहीं निभाती तो उसे बेशर्म कहा जाता है। तुम्हें 3 दिन तक मेरे कमरे में आकर सोना होगा। इसके बाद तुम जानो तुम्हारी जिंदगी। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यह रस्म पूरी करनी होगी, वरना तुम्हारी आने वाली जिंदगी में परेशानियां पैदा हो सकती हैं और खानदान के बड्ढों का घेरजिप तुम पर टूट सकता है। मैं हैरान थी। मेरी सास एक तरफ तो मॉडर्न होने का दावा करती थीं। उनकी जबान से ब्रांड के नाम खत्म नहीं हो रहे थे, उनके कपड़े बहुत महंगे थे, और दूसरी तरफ यह एक बहुत ही पुरानी और अजीब व गरीब रस्म पर पूरा यकीन रखती थीं। मेरा दिल चाहा कि चिल्लाकर कह दूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी कमरे में रहूंगी, मगर उनकी शख्सियत का रौब और उनका शारीरिक वजूद मेरे सर पर खड्डा था। जब उन्होंने देखा कि मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और कहा, उठो और चलो, देर मत करो, कहीं विक्रम इस तरफ ना आ जाए, वह भी थका होगा, उसने इसी कमरे में सोना है। फिर जो उन्होंने कहा वह मेरे अपमान की आखिरी हद थी। साथ ही उसके कुछ दोस्तों ने भी इसी कमरे में सोना है, इसलिए तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं। मेरी सास मुझे अपने साथ ऐसे घसीट कर ले गईं जैसे मेरी शादी उनके बेटे से नहीं बल्कि किसी नौकरानी की हुई हो, जैसे किसी बच्चे को दुल्हन के कमरे से निकाला जाता है कि यहां तुम्हारा क्या काम। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे, मगर उनका दिल नहीं पिघला। वह मुझे अपने कमरे में ले गईं, जहां से एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे पुराने और बंद तहखानों से आती है। उन्होंने मुझे लाकर एक पुराने पलंग पर बिठा दिया और कहा, इस कमरे से बाहर नहीं जाना, मैं थोड़ी देर में मेहमानों को निपटा कर आ रही हूं। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उन्होंने कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा सिर्फ बंद ही नहीं किया बल्कि उसे बाकायदा ताला लगा दिया। उन्हें क्या डर था कि मैं भाग जाऊंगी।
अगर मुझे भागना होता तो इस घर में क्यों आती। मुझे अपनी अक्ल पर अफसोस करने का दिल कर रहा था कि मैं अपना फोन अपने कमरे में भूल आई। कम से कम अपने पति विक्रम को फोन तो करती और उसे बताती कि यह सब क्या हो रहा है और मेरी कितनी बेइज्जती की जा रही है। मुझे याद है विक्रम ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा था कि उसकी माँ बहुत ही अजीब हैं और उसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वह हर तरह से मुझे चेक करने की कोशिश करेंगी। तुम परेशान बिल्कुल मत होना आरती, मैं तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर मेरा पति तो तब साथ देता जब मैं उससे मिल सकती, उसे देख सकती या बात कर पाती। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी रहस्यमय कैद खाने में हूं। पहली रात मैं शादी की रस्मों की थकान और जज्बाती तकलीफ की वजह से इतनी थकी हुई थी कि जल्द ही सो गई। मुझे याद भी नहीं कि रोहिणी देवी कब कमरे में वापस आईं और कब सोईं। मगर सुबह जब जागी तो मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। आज हमारा रिसेप्शन होना था, जिसे हमारे यहाँ सत्कार कहते हैं। मगर रोहिणी देवी ने मुझे बताया कि आज कोई रिसेप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम रिसेप्शन तब करेंगे जब तुम माँ बनोगी। ये सुनकर मुझे अजीब लगा, मगर मैंने कहा ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। मुझे वैसे भी तंग करने वाले रिश्तेदारों से कोई मसला नहीं था। पूरे दिन विक्रम से मेरी मुलाकात नहीं हुई। जब मैंने अपनी सास से कहा कि दोपहर का खाना मैं और विक्रम एक साथ खाएंगे तो वह बेकाबू हो गईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लड़की, मैंने तुमसे कहा है कि तुमने अपने पति से दूर रहना है। तुम तो यहाँ बैठकर उसके साथ खाना खाने के प्लान बना रही हो। तुम बेशर्म हो गई हो। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने अपनी दबी हुई आवाज को ऊंचा किया। मैं उस कमरे में नहीं जा सकती। इसका मतलब यह नहीं था कि हम लोग साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। आप खुद सोचें, आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? ये मुझे कबूल नहीं। वह फौरन अपने पारंपरिक हथियार पर आ गईं और बोली, मैं कुछ नहीं कर रही। यह इस खानदान की रस्म है। तुम इस पर सवाल नहीं उठा सकती। मैंने कहा, विक्रम ने तो मुझे इस रस्म के बारे में नहीं बताया। उन्होंने नफरत से मुंह बनाया। जब तुम विक्रम से मिलोगी तो पूछ लेना। यह तुम्हारा और तुम्हारे पति का मामला है। मुझसे बहस मत करो। मैं दिल ही दिल में उन पर तंज की हंसी हंसी और सोचने लगी कि यह भी तो मेरा और मेरे पति का मामला था, लेकिन आप हमारे मामले में अच्छी तरह घुसकर बैठी हैं। मैंने सारा दिन बाहर गुजारा, मगर विक्रम मुझे गलती से भी नजर नहीं आया। शायद उसे भी मेरे सामने आने से रोका गया था, या उसे भी रस्म के नाम पर किसी और कमरे में बंद कर दिया गया था। शायद रोहिणी देवी भूल गई थी कि मैं उनके कमरे में मौजूद हूँ। वह एक वक्त अपने कमरे में आकर फोन पर किसी जरूरी शख्स से बात कर रही थीं। उनका लहजा सख्त और शिकायत वाला था। उनका कहना था, बस समझो कि पैर की जूती को उठाकर सर पर रख लिया है। मुझे तो पसंद नहीं आई, पर क्या करें, आजकल के बच्चों का यही हाल है। सारी जिंदगी इनकी सेवा करो, इनकी हर फरमाइश पूरी करो, लेकिन ये हमारी कोई बात नहीं मानते। ये सुनकर मेरा दिल और भी टूट गया। मैंने अचानक दरवाजा खोला और उनके सामने आ खड़ी हुई तो मेरी सांस खामोश हो गईं, जैसे किसी ने उनकी जबान पकड़ डेच ली हो। कहने लगीं, जब तुम कमरे में ही हो तो अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिला सकती थीं। तुम्हें तहजीब नहीं सिखाई गई? मैंने कहा, आप कैसे भूल गईं कि मैं भी यही कमरा इस्तेमाल कर रही हूं? मैं आपकी बात नहीं सुन रही थी। मैंने झूठ बोला, मगर वह मेरे दिल का हाल समझ गईं। रात को मेरे सर में बहुत जोर से दर्द उठा। दर्द इतना ज्यादा था कि मुझे मजबूरी में रोहिणी देवी को नींद से जगाना पड़ा। मैंने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेहरबानी करके विक्रम को बुला दें। मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी सास हंसने लगी, एक सर्द मजाकिया हंसी। तुम यह सब ड्रामा कर रही हो ताकि इस बहाने विक्रम से मिल सको। मैं तुम्हारी चालाकी समझती हूँ। मुझे उनकी सोच पर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। हंसी इस बात पर कि वह मुझे मेरे पति से आखिर कब तक दूर रख सकती हैं, और गुस्सा इस बात पर कि मेरे सर में वाकई बहुत दर्द था। रोहिणी देवी ने एक हुक्म वाले अंदाज में कहा, चुप करके सो जाओ। जो तुम्हारे दर्द की दवा है ना, वह तुम्हें तीसरे दिन तक नहीं मिलनी। इसलिए यह सब ड्रामा बेकार है। इस खानदान में आने वाली हर लड्ढी की 3 दिन बद्दी मुश्किल से गुजारती है, लेकिन फिर भी इस रस्म को पूरा जरूर करती है। यह इम्तिहान है तुम्हारा। न जाने रात का कौन सा पहर था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो मेरी आंखों को यकीन नहीं आया। रोहिणी देवी बिस्तर पर बैठी मेरे पांव दबा रही थीं। मैंने फौरन अपने पांव पीछे कर लिए और कहा, आप क्या कर रही हैं? यह सब क्या है? वह कहने लगी, तुम थक गई होगी,
तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारे पाँव में दर्द हो रहा है, इसीलिए सोचा कि मैं दबा दूं। मेरी बहू है तो तकलीफ में तो नहीं देख सकती। मैं यह सोचकर हैरान परेशान हो गई कि अभी यह औरत मेरे दर्द को ड्रामा कह रही थी और अभी यह बैठी मेरे पांव दबा रही है। आखिर यह किस तरह की औरत थी? मोहब्बत और नफरत का यह कैसा मिला जुला बर्ताव था। ठीक है लड्डी अचकी, अगर तुम कहती हो तो नहीं दबाती, तुम आराम से सो जाओ। उन्होंने मासूमियत का नाटक किया। पर सोने से पहले यह दूध का गिलास पी लो, इससे तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा और तुम सुकून की नींद सो सकोगी। मेरे सर में इतना दर्द था कि मैं उस वक्त कोई भी घरेलू नुस्खा करने को तैयार थी। मैंने बगैर किसी शक के दूध का गिलास खत्म कर लिया और लेट गई। यहीं इसी लम्हे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा शुरू हो चुका था। अगले 2 दिन की रात भी मेरी हालत ऐसी ही रही। दूध का गिलास उनका एक पक्का इलाज बन गया, जिसे वह बद्धी मोहब्बत से मुझे पिलाती थीं। तीसरे दिन की रात तो न जाने मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कब सोई, कब जागी। मैं एक गहरी बेसुध नींद में डूब चुकी थी। मगर आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज आखिरी दिन था। तीसरे दिन की सुबह मैंने सबसे पहले उठकर जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हुई और इस इंतजार में बैठ गई कि कब मैं अपने प्रेम विक्रम से मिलूंगी। मेरे दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। रोहिणी देवी कमरे में आईं। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। उन्होंने कहा, रस्म खत्म हो गई है। तुमने बहुत अच्छे तरीके से ये रस्म पूरी की है। तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी बहू बनने के काबिल हो। मैं अभी विक्रम को बुलाती हूँ, फिर तुमको उसके हवाले कर दूंगी। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। उनके लहजे में ऐसी मिठास थी कि एक पल को मेरा दिल भी पिघल गया। जैसे ही विक्रम कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। उसके चेहरे पर थकान और परेशानी थी, जैसे वह खुद भी किसी कैद में हो। रोहिणी देवी भी वहीं मौजूद थीं, जैसे इस फंक्शन की जरूरी गवाह। लेकिन अचानक से वहां कुछ ऐसा हुआ कि मैं बुरी तरह चौंक गई। रोहिणी देवी ने एक्टिंग का मुजाहरा करते हुए रोना शुरू कर दिया। बिलक बिलक कर और ड्रामाई अंदाज में कहने लगीं, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, सारा कुछ खत्म हो गया। उनका यह ड्रामा किसी सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस से कम नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी सास को अचानक क्या हो गया था। विक्रम भी परेशान हो गया। वह फौरन उनके कूदमों में बैठ गया। पूछने लगा, माता जी क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? आपका क्या मतलब है कि हम लुट गए? उन्होंने बनावटी तरीके से हिचकियां लेते हुए कहा, शुक्र है कि मैंने यह रस्म की, क्योंकि इस लड़ेचकी का मुझे 3 दिन में पता चल गया है कि इसके अंदर क्या है। सारी सारी रात न जाने किससे बातें करती है। मुझसे इतनी बदतमीजी की, जबकि मैंने तो इसके पांव भी दबाए थे। विक्रम ने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे खा जाएगा। उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह शक और गुस्सा था। आरती, माताजी क्या कह रही हैं? ये सच है? मैंने गुस्से से कहा, ये सब झूठ बोल रही हैं। यह आपको मुझसे दूर करना चाहती है। रोहिणी देवी ने विक्रम की तरफ देखकर आंसू पोंछे। मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैंने तुम्हारे पांव नहीं दबाए थे? बोलो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कसम खाओ। विक्रम मुझ पर चिल्लाया। हाँ या ना मैं बताओ? क्यों चुप हो? मैंने कटवा घूंट पिया और कहा, हाँ, उन्होंने मेरे पांव दबाए थे। रोहिणी देवी ने इशारे से विक्रम को चुप करवाया और अपनी कहानी जारी रखी। न जाने किससे फोन पर बात कर रही थी। कह रही थी कि यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। दौलत हाथ में आ जाए तो यहाँ से निकल जाऊंगी और विक्रम को छोड़ डच दूंगी। फिर वह ड्रामेटिक अंदाज में रुकी और आहिस्ता से बोली, और एक रात कमरे में थी ही नहीं। पूछो इससे कहाँ गई थी? और तीसरे दिन अचानक से चकरा कर गिर गई थी। मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई और तुम्हें पता है डॉक्टर का क्या कहना है कि यह उन्होंने अपनी आवाज को रूंधा कर दिया। उम्मीद से है, शादी से पहले ही। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे जिस्म में खून जम गया। मेरी सास ने न जाने क्या क्या कह दिया था। मेरे खिलाफ साजिश की आखिरी हद थी। विक्रम ने बहुत गुस्से से पूछा, आरती, क्या यह सब सच है? क्या तुमने मुझे धोखा दिया? मैंने अपनी पूरी ताकत से चीखकर कहा, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ये झूठ बोल रही हैं। यह मुझे यहाँ से निकालने के लिए साजिश कर रही हैं। मेरी सास ने एक बार फिर फतेह वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता था यही कहेगी, और तुम भी तो मोहब्बत में इतना पागल हो गया था कि तुम भी मेरी बात को नहीं मानेगा, इसलिए मैंने कुछ सबूत इकट्ठे किए थे। सबूत? सबूत का नाम सुनकर मैं हैरान हुई कि मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो सबूत कहाँ से आ गए। उन्होंने विक्रम को एक मोबाइल फोन पर कुछ तस्वीरें दिखाईं
जिनमें मैं उनके कमरे में बेसुध सो रही थी और मेरे साथ कोई शख्स बहुत ही करीब बैठा हुआ था जिसको मैं जानती भी नहीं थी। मैंने उसे इस घर में या शादी में कहीं नहीं देखा था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इसका मतलब था कि मेरी सास मुझे बेहोश कर दिया करती थी और दूध के गिलास में भी बेहोशी की दवा थी। वह मुझे मेरे पति की नजरों से गिराना चाहती थी, मुझे उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहती थी। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि विक्रम मेरी सास की दिमागी हालत से वाकिफ था और जानता था कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वह मेरा साथ देगा। मगर हैरान तो मैं तब हुई जब विक्रम ने उनको चुप करवाया और कहा, माताजी, आप फिक्र न करें, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। आप कहती हैं तो मैं इसको अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। जैसा आप कहें बिल्कुल वैसा ही होगा। उसके लहजे में एक सर्द, खौफनाक इरादा था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हो? यह सब झूठ है। ये तुम्हारी माँ कर रही है। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? विक्रम ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन नहीं था? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन था क्योंकि मैंने तुम्हें मैसेज किया था और तुमने जवाब भी दिया था। ये बात मत छुपाओ। मैं और भी हैरान हुई। इसका मतलब मेरे खिलाफ पूरा प्लान बनाया गया था जिसमें मेरी सास के रिश्तेदार भी शामिल थे। कोई ऐसा था जो मेरी जगह बनकर विक्रम से फोन पर बात कर रहा था ताकि विक्रम यह समझे कि मैं रस्म की वजह से नहीं मिल रही बल्कि जानबूझकर दूर रह रही हूं। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे अपनी तस्वीर भेजो, लेकिन तुमने कहा कि रस्म है और तुम नहीं भेज सकती। मुझे लगा कि तुम हमारे खानदान की रस्म इतने अच्छे तरीके से निभा रही हो, लेकिन असल में तुम मुझसे बेवफाई की रस्म निभा रही थी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में एक पल कभी नहीं रखूंगा। विक्रम के कान में मेरी सास ने कोई खुफिया बात की। मुझे नहीं मालूम दोनों में क्या बात हुई, लेकिन इस बात को सुनने के बाद विक्रम का वजूद कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसने इसके बाद कोई बात नहीं की और वहीं खड्डे खड्डे मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान कर दिया। मैं जमीन पर ऐसे बैठी कि जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल गई हो। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद मुझे अपने पति के हाथों तन्हाई और जिल्लत मिली। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हो गया। यह वह कीमत थी जो मैंने पसंद की शादी और अमीर खानदान की बहू बनने के लिए अदा की। मुझे मेरे घर वापस भेज दिया गया। मेरे माँ बाप हैरान परेशान थे, उनके सपने टूट चुके थे। 2 हफ्ते बाद मेरा सामान वापस आ गया तो मुझे मेरी सास रोहिणी देवी की कॉल आई। उनकी आवाज में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक शैतानी जीत का एहसास था। आरती, उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम मुझसे मेरे बेटे को छीनना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हारा काम खराब कर दिया। तुमने एक संगलत माँ के जज्बातों को ललकारा था। अब मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से कराऊंगी। मेरा बेटा मेरा सब कुछ है। तुम्हें क्या लगता था कि उसे तुम्हारे हवाले करके मैं बेफिक्र हो जाऊंगी? मैं सुकून से सो सकती थी? कभी नहीं। मैंने रोते हुए मगर मजबूत लहजे में कहा, आपने मेरे साथ यह सब क्यों किया? मेरा तो कोई गुनाह नहीं था। वह बोली, देखो कैसे चालाकी से किया कि तुम बर्बाद हो गई। यह रस्म मेरी सबसे बड़ी चाल थी। वह तुम पर कभी यकीन कर भी नहीं सकता। मैंने हमेशा उसे यही सिखाया है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माँ का होता है। वह मेरा बेटा है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब वह हर लड़की को शक की निगाह से देखेगा और आखिर में सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करेगा। जब मेरी सास मुझे यह सब कह रही थी तो मेरे अंदर की कमजोर आरती मर चुकी थी और एक मजबूत औरत ने जन्म लिया था। मैंने फौरन एक और फोन पर उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। यह मेरे बर्बाद होने का सबसे बड़ा सबूत और मेरे बदले का अकेला रास्ता था। और यूं 3 दिन की रस्म ने एक घिनौनी साजिश और एक मजबूत औरत को जन्म दिया। मेरे दिल में अब विक्रम के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ अपने आत्मसम्मान को वापस पाने का इरादा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये शानदार कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और भी इसी तरह की शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे किसी एक और शानदार सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।